एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। आज मैं आपके साथ परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस के साथ हूं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चेंज, यानी कि अगर प्रतिशत के दर से वृद्धि हो या प्रतिशत की दर से कमी आए, तब हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम आज वो जानेंगे। तो आते हैं बिना अपना ज्यादा टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हम कर चुके हैं। हम लोगों ने जब क्लास में एक क्वेश्चन किया था तो किस हिसाब से किया था कि एक बंदा है, उसकी कुछ सैलरी है, वो पहले बढ़ी फिर घट गई, ठीक है। तो हमने उसमें नेट परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज निकाला था, यानी कि शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत निकाला था। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार यहाँ एक सिंपल नंबर है, कोई नंबर है, वो पहले 40% की दर से बढ़ता है और फिर 40% की ही दर से घट जाता है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट बताना है कि इसमें कितनी वृद्धि और या फिर कितनी कमी या कितनी वृद्धि हुई है। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता चुकी हूं, कुछ भी नहीं। एक तो फॉर्मूला और दूसरा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है भाई, अगर आपने किसी नंबर को 100 मान लिया, अगर आपने किसी नंबर को 100 मान लिया तो पहले वो 100 था, अब 40% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 140। दूसरी बार अब उसमें क्या हुआ, अब ये पूरा नंबर है, इसको मैंने 100 माना है, तो अगर ये पहले ये 100 था, अब इसमें 40% की कमी आ गई तो कितना हो गया, 60। तो चेंज कितना आया होगा भाई, ये 100 में चेंज आया होगा ना, प्रतिशत के हिसाब से 100 में चेंज आया होगा। तो ये कितना आया यहां पे, यहां आ गया 84, यानी कि 84%। तो पहले कोई चीज 100 थी, अब 84 रह गई, तो इसका मतलब 16% की दर से कमी आई है, यानी कि घट गई, माइनस आ गया। क्लियर। और एक हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या कह रहा था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो अगर इसमें मैं अपने वैल्यूज को पुट करूं तो क्या होगा, x मेरा है प्लस 40 और y मेरा है माइनस 40। तो इसको जब मैंने पुट किया तो 40 माइनस 40 प्लस 40 इंटू माइनस 40, ये मल्टीप्लीकेशन में, और ये 100। तो ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो गए और ये आ गया आपका माइनस का 16%। तो यानी कि -16, आपका नेगेटिव 16% आया, यानी कि आपकी कमी हुई है 16% की, 16% की आपकी डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्लियर हुई दोनों टॉपिक, दोनों तरीके से बात समझ में आई कि हम क्या करते हैं, हम एक तरीके का ये टेबल बनाते हैं, ओल्ड अपॉन में न्यू, यानी कि पहले कितना था और अब कितना हो गया। क्लियर। इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी आगे के क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। एक तरीका आप इसमें ये कर सकते हैं कि नंबर को n मान ले और फिर उसको 140% और 60% की जब बात करेंगे तो ये प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए आप नीचे 100 लगाएंगे कि नहीं। तो पहले आपने 140 बढ़ाया तो 40 बढ़ाया तो 140% हो गया, तो बटे में 100, फिर 60% हो गया तो बटे में 100। तो आंसर आपका क्या आएगा, यहां से ये सब कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 84/100, यानी कि 84%। तो अब क्या हो गया, अब 84 हो गया, पहले 100% था, अब कितना हो गया, 84%। तो कितने की कमी वो वृद्धि हुई, 16% की, 16% की कमी हो गई, पहले 100 था, अब 84 आ गया। आंसर सब जगहों से एक ही आएगा, इट्स जस्ट दैट कि मेथड कौन सा ज्यादा आपको पल्ले पड़ता है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये एरर का क्वेश्चन है, ये मैं आपको लास्ट मतलब कल से पहले वाली जो क्लास हुई थी जिसमें मैंने प्रतिशत के क्वेश्चंस कराए थे उसमें करवा चुकी हूं। इसमें क्या होता है भाई, प्रतिशत की बात हो रही है, तो एक नंबर है वो 75 है, उसको गलती से 57 पढ़ लिया, तो अब आपको बताना है कितने प्रतिशत का एरर है, कितने प्रतिशत की त्रुटि प्रतिशत है, मतलब त्रुटि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज एरर कितनी है।
तो भाई पहले तो एरर निकालो कितना है। तो जब हमने माइनस किया तो हमें पता चला यहाँ पे एरर 18 का हुआ, 18 के हिसाब से एरर हुआ है, लेकिन प्रतिशत नहीं है ये नॉर्मल एरर पता चला है आपको। अब अगर बात करूं प्रतिशत की, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, 18 एरर हुआ है, लेकिन कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करते हैं हमेशा 75 यानी कि एक्चुअल नंबर से। भाई गलती से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप सही चीज से तो कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे हो गया ये 18 बटे में 75 इंटू में 100, आंसर आ गया आपके पास 24%। देखो ये 3, ये 4 और ये 6 से गया, 24% आपके पास आंसर आ गया, और ये हो गया आपका डी पार्ट। क्लियर, इजी था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Two numbers are 40% and 80% lesser than a third number. दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। पहले आपको पता तो चले संख्या है क्या, तभी तो आप उसमें वृद्धि कर पाओगे, है कि नहीं। तो अब आप बताओ कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। हम इन दोनों संख्याओं का कंपैरिजन, इनकी तुलना किसी तीसरी संख्या से कर रहे हैं, और वो भी परसेंटेज में। तो 3 संख्याएं लिखूं। अब हम ए और बी की जो कंपैरिजन है वो सी से कर रहे हैं, वो भी परसेंटेज में, यानी कि अगर सी 100 है तो ए जो है उससे 40% कम है। तो अगर कम होगा तो वो आ जाएगा आपका 60%, और बी बोल रहा है कि 80% कम है। तो अगर B 80% कम होगा C से, तो वो आ जाएगा आपका 20%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं इस 20 को कितने प्रतिशत बढ़ा दूं कि वो 60 हो जाए। इस 20 को मैं कितने प्रतिशत बढ़ा दूं कि वो 60 हो जाए। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई। अब की बार ना तो यहाँ पे देन लिखा है, ना यहाँ पे से लिखा है, जिससे मैं कह दूं कि तुलना कर लो। तो यहाँ पे आपको ये तो पता हो तुलना हो किससे रही है। मैं 20 को कितने प्रतिशत से बढ़ा दूं कि वो जो है वो 60 हो जाए। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको इसका डिफरेंस निकालना है सबसे पहले तो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बढ़ाना या घटाना होता है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना है, 40। और भाई हम बढ़ा किसको रहे हैं, 20 को ही तो बढ़ा रहे हैं, तो तुलना 20 से ही तो होगी। हम 20 को बढ़ाकर 60 के बराबर कर रहे हैं, तो तुलना जो है वो 20 से ही होगी। तो यहां लिखा मैंने 20 और प्रतिशत में 100। आपका आंसर कितना आ गया, 200%। 200% आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई ये बात। आप फिर से समझ लीजिए कि अगर 2 नंबर हैं और मैं एक को बढ़ाकर दूसरे के समान कर रही हूं, तो भाई मैं क्या कर रही हूं, मैं 20 में कुछ x% की वृद्धि कर रही हूं, यही कर रही हूं। और वो किसके बराबर हो रहा है, 60 के, यही तो हो रहा है। तो यहां पे x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 20x अपॉन में 100, और ये कितना हो गया, 60। ये यहां चला जाएगा, तो ये इसको यहां लिख दूं। तो ये 20x अपॉन में 100 किसके बराबर होगा, 40 के। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 200%। और देखो यही हो रहा था। आई बात समझ में। तो ये डिफरेंस कहां से आता है, ये यहां से आता है जो आप यहां लेके जाते हैं। और कंपैरिजन के लिए मैंने आपको 20 क्यों बताया, क्योंकि आप खुद देखो 20 ही तो है जिससे आप कंपेयर करेंगे। आप 20 को ही तो बढ़ा घटा सकते हैं। क्लियर हुई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, बस इसको एक बार समझने की देरी है। समझते के साथ आप ऐसे सारे क्वेश्चंस धूम से उड़ा सकते हो। तो चले फिर बाकी क्वेश्चंस भी उड़ाए अपने। एक बंदा है भाई, वो अपने बीवी बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान है, कतई ज्यादा भाई, होना भी चाहिए। एक बेटा और 3 बेटियां हैं इसकी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने धन का 30% दान में दे देता है। एक बंदा अपने जो वेल्थ है उसका 30% वो डोनेट करता है चैरिटी में। नेक्स्ट वो कह रहा है उसके बाद वो जो बची
उसका 30 और 25%, 30 और 25% वो किसको देता है? अपनी बीवी और अपने बेटे को दे देता है। अभी भी उसके पास क्या है? उसके पास 3 बेटियां हैं, जिनमें वो बाकी बची हुई अपनी वेल्थ को, अपनी बाकी बची हुई अपने धन को वो इक्वली बांट देता है तीनों बेटियों में। समझ में आई बात? तो भाई एक बात बताओ, जिसकी एक बीवी 4 बच्चे हैं और वो काफी धनवान भी है, तो अब उसकी जिंदगी में लक्ष्य क्या रह गया? भाई अच्छे खासे बच्चे हो गए, पल गए, धन भी खूब कमा लिया भाई साहब, कि एक बेटी के हिस्से में 42 लाख रुपए आए हैं। तो इसका मतलब अब वो जा रहा है अपना जंगल में तपस्या करने। तो वो क्या कह रहा है कि भाई मैं तो चला जाऊं तपस्या करने, और ये पीछे से मुझे गाली दे कि भैया धन किसको मिले, कैसे मिले। तो इसने क्या करा? लड़ाई झगड़ा हो ही ना, इसलिए उसने अपने धन का बंटवारा कर दिया। आई बात समझ में? तो अब उसने बंटवारा किस प्रकार किया है कि अगर मैं उसकी वेल्थ को 100 मान लूं, 100% होगी भाई कोई चीज अगर पूरी है तो अगर मैं उसकी वेल्थ को, उसके धन को 100 मान लूं, तो उसमें से उसने क्या करा? 30 दे दिया चैरिटी में, यानी कि दान में। तो बचा कितना? 70। 70 का उसने क्या किया? 30 और 25% उसने किसको दिया? बीवी, वाइफ और सन को। तो कितना दे दिया उसने टोटल? उसने 55% दे दिया। तो अगर उन्होंने 55% दे दिया तो बचा कितना है उसके पास? 45%। कितना बचा? 45%। तो यहां से इसको अगर हम कट कर दे तो ये कुछ ऐसा आएगा। सॉल्व मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, जो बच रहा है उसे बचा लीजिए, ठीक है। अब उसके पास ये बच गया। अब इसने क्या करा है? ये पूरा का पूरा अमाउंट, ये पूरा का पूरा अमाउंट उसने 3 हिस्सों में बांटा। इस तरीके से बटा है ये अमाउंट कि एक के हिस्से में 42 लाख रुपए आए हैं। समझ में आई बात? अब आपको लाखों में नहीं निकालनी है, आपको नॉर्मल वैल्यू लेनी है। तो आप इस लाख को लिखे या इसको 0 लगाए, एक ही बात है। यहां से आपको प्रतिशत पता चलेगा कुछ, देखिएगा ध्यान से। ये कितना हुआ? ये आ गया 15। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए जितना इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास, अगर आप इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो आपके पास ये आ गया 45x इंटू 7 अपॉन में 10 इंटू 1/3, और ये आ गया 42 के बराबर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास x की कुछ वैल्यू आएगी, जिसको आप इस टोटल धन में वापस करके अपना इसका टोटल, इसके वेल्थ निकाल सकते हैं। तो यहां से जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आ गया 6, ये आ गया आपके पास 15, ये आया 2, और ये आ गया आपके पास 2 के हिसाब से 5। अब ये फिर आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4। x की वैल्यू आई है 4, और आपकी टोटल वेल्थ कितनी थी? 100x। तो आपकी टोटल वेल्थ कितनी आ गई? 100, यानी कि 100 इंटू 4, तो ये आ गया 400, यानी कि 400 लाख रुपए थे उसके पास। अच्छा, 400 लाख को आप कैसे चेंज करेंगे? 4 करोड़ में? ऐसे ही तो होगा। 400 लाख कभी सुना है कुछ होता है? नहीं। तो ये होगा 4 करोड़। तो इसके पास कितने रुपए थे? भाई धनवान तो था। करोड़ मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखे। पेपर में भी करोड़ दिखते हुए डर लगता है। तो खुद सोचिए, यहां कितना आया? 400 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई ये बात कि कैसे निकाला? अगर इसको और जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे? आप इसे, इस मेथड को कहीं नोट कर लीजिए, ताकि मैं आपको और जल्दी वाला प्रोसीजर समझा सकूं। ये क्लियर हुआ है? तो यहां तक ये तो कैलकुलेशन ही है, तो इसे तो हटा ही सकते हैं। तो यहां आपका, अब यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं कुछ, तो देखिएगा जरा। 100 में से 30 गए, भाई 100 में से 30 गए, बचे 70। तो क्या हुआ था ये? अगर मैं इसकी वेल्थ को W मान लूं और फिर 30 चले गए, तो कितने बचे? 70।
अब यहां से 55 चले गए तो कितने बचे? 45। 45% बच गया। और ये पूरा जो बचा है इसको हमने 3 भागों में बांटा, जिसमें से एक भाग का हिस्सा 42 है। तो अब मैं इसको सीधा 42 से कंपेयर कर दूं। ध्यान से देखो, अभी तक आपने यही तो किया भाई, आपने 70 निकाला, 70 में आपने 45 को गुणा किया, 45% निकाला और फिर उसमें 1/3 निकाला। तो यही तो कर रहे थे अब तक आप। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये हो गया 6, ये 2 और ये कितना आया? ये आया आपका यहां से 5, ये आ गया आपका 20। तो अब आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वेल्थ कितनी आ गई? 2 × 20 × 10, आंसर आ गया 400। क्लियर हुआ? एक लाइन में कैलकुलेशन और एक ही लाइन में आपका आंसर भी आ गया। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हुई बात? सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसे सिर्फ आपको परसेंटेज की फॉर्म में समझना है कि अगर किसी 100 में से मैं 30% निकाल दूं तो कितना बचेगा? 70। तो यहाँ पर रिमेनिंग की ही तो बात हो रही है। इसमें वो यही तो कह रहा है कि शेष संपत्ति में से उसने 30 और 25% ऐसे अपनी वाइफ को दिया, तो उसके पास फिर भी कुछ शेष बचा। तो भाई जब 30 और 25% दे दिया तो बचा कितना? 55% दे दिया तो 45 बच गया। तो इसने ये काम किया है। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है भाई, 3 क्लास है, ए, बी और सी। एक में 40 बच्चे हैं, एक में 50 है और एक में 60 है। अब इन सबका एक टेस्ट हुआ, इन सबका एक एग्जाम हुआ, जिसमें उन्होंने क्या कहा? पास परसेंटेज बताई। तो भाई ए की जो क्लास टीचर है, आप सभी लोग अध्यापक बनेंगे बड़े होकर, बड़े तो खैर हो चुके हैं, अब आप लोग एग्जाम पास करके अध्यापक बनेंगे। तो भाई आपका जो सेक्शन है ए है, और आप आए भागे भागे कि भैया मेरे सेक्शन में तो सारे ही बच्चे पास है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पास परसेंटेज है वो कितनी है? 100%। बी आया, भाई ज्यादा मत उछलो, कोई बात नहीं, तुम्हारे 100% है, तुम्हारे बच्चे भी तो कम है, मेरे में 90% सारे बच्चे पास है। ये बहुत अच्छी बात है, सबने, कोई बात नहीं। अब आपका एक और सह अध्यापक आया, कलीग, टीचर, वो कहता है भैया मेरे तो फिर भी ठीक ठाक ही है, 80% बच्चे मेरे पास है। तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों कक्षाओं में से टोटल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए थे? सिंपल तरीका है, इसका टोटल निकालो। इसका टोटल कितना है? 150, यानी कि कुल बच्चे कितने हैं? 150। अब इनके पास हुए हुए बच्चे निकालो। भाई इसमें तो सारे बच्चे पास हो गए, तो मैंने यहां लिख दिया 40। इसमें से 90% बच्चे पास हुए हैं, तो इसका मतलब 10% फेल हुए हैं। हमें क्या निकालना है? हमें पास निकालना है। तो यहां पे हम 50 का 90% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। तो यहां भाई 45 बच्चे पास हुए हैं। बी क्या बोला? ध्यान से समझो। बी ने क्यों खिचला के बोला कि भैया खुश मत हो, उसके 40 बच्चों में से 40 पास हो गए। बी बोला भैया मेरे 90% पास हुए हैं, बेशक तुझसे कम हुए हैं, बेशक परसेंटेज में तुझसे कम है, लेकिन मेरे वैसे बच्चे बहुत ज्यादा पास हैं, मेरे 45 बच्चे पास हैं। सी कहेगा रुको रुको, मुझे भी काउंट करके आने दो, लग तो मुझे रहा था पर चलो मैं काउंट करके आता हूं। तो ये काउंट करने गया है, तो सी के 80% बच्चे पास है। तो वो कैसे होगा? हमने यहां से निकाला। सी ने बोला अरे बाप रे, मैं तो तुम सबसे आगे हूं, मेरे तो 48 बच्चे पास हैं। तो अब आप पूछेंगे कि अच्छा चलो सारी बात छोड़ो, पूरे अपनी क्लास का, पूरे सेशन का आप ये बताओ कि ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए हैं। तो वो कैसे निकलेगा? 40, 45 और 48 को ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 133, 133। 133 बच्चे पास है 150 में से। तो कितने प्रतिशत बच्चे पास है? ये कितना आ गया? 3। ये कितना आया? 2। तो 266% के हिसाब से पास है, 266/3%। तो ये किसके बराबर है? 88 2/3 के।
क्लियर हुई ये बात? सबको ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें ये सबको निकालना आता है ये सबको निकालना आता है कि 266 266% बटे में 3, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? कुछ नहीं करना, 266 को आप क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। तो जब आपने इसे 3 से भाग दिया तो यहां आया 8, 24, फिर 26, तो फिर से आ गया 8, फिर 24, अब बच गया 2। तो अब आप कैसे लिखते हैं? जो क्वोशंट आता है उसको डायरेक्ट, जो यहाँ पे आपका डिवाइजर होता है जिससे आपने भाग दिया होता है, या यूं कहो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पर भी, अब जो बच गया उसे यहां लिख के इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन। 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 10% of each are equal to a single increment percentage of, उसने बोला प्रत्येक 10% की 2 लगातार वृद्धि एक एकल वृद्धि प्रतिशत के बराबर होती है। भाई आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि भाई एक बार घटाया एक बार बढ़ाया, या दोनों बार बढ़ा देते, भाई जो ओवरऑल परसेंटेज गेन और लॉस होता है वो अलग आता है। वो कितना आता है? वो बहुत अलग आता है। तो आप खुद बताओ, यहां पर भी तो आना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले तो आपका एक्स वाई वाला फॉर्मूला ही काम करेगा। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, तो यह आपके पास आ गया 21%। और भाई इंक्रीमेंट है, प्लस में आया है तो इंक्रीमेंट है। ये बात क्लियर हुई? अब अगर मैं कहूं, मैं अपने वाले मेथड से बताऊं कि परसेंटेज चेंज के हिसाब से, तो भाई पहले कोई नंबर 100 था, अब उसमें 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 110। फिर दोबारा से कोई नंबर, भाई दोबारा से वृद्धि हुई है ना, तो दोबारा से कोई नंबर 100 था, अब उसमें फिर से 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया। चेंज कितने का आया होगा? भाई पहले 100 था तो अब कितना होगा? अब देखो, ये इससे कट गया, ये इससे और ये इससे चला गया, आपके पास ये कितनी वैल्यू आ गई? चेंज किसके बराबर आ गया? चेंज आपके पास आ गया 121 के बराबर। तो भाई पहले 100 था, अब 121 हो गया। पहले 100 था, अब 110 हुआ, तो पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो कितने से बढ़ गया? 21% से बढ़ गया। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मेथड समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों मेथड को, अगर ये दोनों मेथड समझ में आ गए ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का निकाल सकते हो। भाई इसमें आप रेशियो भी तो निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं कि कोई चीज 10:11 के हिसाब से बढ़ गई, तो भाई यही तो हुआ, पहले 10 थी अब 11 हो गई, और यही तो हो रहा था। ध्यान से देखो, हुआ कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार समझना है और उसके बाद आप इसे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है एक आयत है, ठीक है, और उसकी एक लेंथ है और एक लंबाई है और चौड़ाई है। वो कह रहा है अगर मैं इस लंबाई को 10% से बढ़ा दूं, तो लंबाई में 10% की वृद्धि कर दूं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास? अब हमारे पास लंबाई मैं बढ़ा दी है तो मैं से बड़ा भी एल ले लेती हूं, तो इसमें लंबाई कितनी हो गई? 110 बटे में 100 एल। अगर ऐसी ब्रेथ की बात हो रही है तो ब्रेथ क्या कह रहा है कि इस ब्रेथ में वो 12% की कमी कर दे, यानी कि इसे कम कर दे, डिक्रीज कर दे। अब ब्रेथ कितनी हो जाएगी? भाई ध्यान से देखो, अगर आप b माइनस बी इंटू 12% करते हो तो क्या आंसर आता है? 88/100 बी। क्लियर?
अब ध्यान से, एल बी क्या था हमारा भाई, इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ का गुणनफल। तो हमारे पास एल और बी क्या आ गया, 100 होना चाहिए था हमारा, एल और बी होना चाहिए था कि नहीं मैम, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन हमारे में चेंज कुछ आया है, तो अब हम उससे कंपेयर करेंगे। तो पहले हमारे पास, अब हमारे पास नया एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, और ये किसके बराबर है, 110 एल अपॉन में 100 इंटू 88 अपॉन में 100 बी। ये बात क्लियर हुई, बिल्कुल। अब देखो इसमें कितने का चेंज आया है भाई, 110 बटे में 100 इंटू 88 बटे में 100, और यहां पर मैं एल बी लिख लूं, और ये एल बी कितने के बराबर है भाई, अगर किसी चीज में कुछ चेंज आया है तो पहले वो 100 ही तो रहा होगा, अब तभी तो वो आगे बढ़कर उसमें चेंज आएगा, कुछ कमी या वृद्धि आएगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह पे 100 पुट कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए तो जरा, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास 96.8। तो पहले आपका जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था वो 100 था, अब कितना आ गया 96.8। तो इसका मतलब आपका चेंज कितने का आया है भाई, यहां तो उसने ये बात पूछी ही नहीं कि कमी हुई कि वृद्धि, उसने बोला परिवर्तन कितने का आया है। तो परिवर्तन के हिसाब से आप इसे 100 में से घटाएंगे, आपका आंसर आएगा 3.2%। क्लियर, आसान था ये। इसके बारे में और अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई, डायरेक्ट क्या कह रहा है वो फिर से समझ लो। डायरेक्ट कह रहा है लेंथ में 10% की वृद्धि हुई और ब्रेथ में 12% की कमी आ गई। इसको आप फिर से उन्हीं दो मेथड से कर सकते हो जो अब तक आप सीखते आ रहे हो। पहला तो आपका x प्लस वाई अपॉन में 100, तो 10% की वृद्धि यानी कि प्लस का 10, 12% की कमी आई तो माइनस का 12, और अब इसमें x और y का गुणनफल, तो इसका गुणनफल, तो -12 इंटू 10 बटे में 100 करूंगी मैं, ये -12 ब्रैकेट में है, तो यहां से कितना आया -2, और यहां से कितना आया माइनस का 1.2, तो आंसर कितना आ गया -3.2%। क्लियर है, आंसर कितना आया -3.2%। तो भाई माइनस हुआ, ये आपको समझ में आया, आपको पीछे से भी समझ में आ गया था कि माइनस हुआ है, ठीक है, क्योंकि 96.8 रह गया था। तो कितने का चेंज आया 3.2 का, ये बात क्लियर है। अब दूसरी चीज समझो भाई, हम पीछे यही तो करके आए हैं, ध्यान से देखो, 1/10 अपॉन 100, 88 अपॉन 100 और इज इक्वल टू में, ध्यान से देखो हमने इसकी क्या लिया था, ये टोटल 100। तो यहां हम क्या कर रहे हैं भाई, लेंथ और ब्रेथ ही तो होता है ना एरिया, तो एरिया में लेंथ पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 110, ब्रेथ पहले कितनी थी 100, अब कितनी रह गई 88। एरिया, कोई चीज पूरी है तो वो 100 होगी, तो एरिया पहले कितना था 100, अब कितना रह गया ये हमें पता लगाना है। तो वही कैलकुलेशन है पूरी की पूरी जो आप पीछे अभी करके आए हैं। ये फिर से 96.8 आ गया चेंज जो आएगा यहां पर, और ये क्या होगा भाई, पहले 100 था 96.8 रह गया, तो अब कितने का चेंज आया है 3.2% का। क्लियर, क्लियर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये फिर से वही है जो आपने पहला किया था, देखो ध्यान से। अब क्या कह रहा है, जो आपने अभी किया था ये वही है, इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा था, L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो अब जब भी आपके पास दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में होंगी और उनमें चेंज आएगा इंडिविजुअल और आपसे ओवरऑल चेंज पूछा जाएगा, तो आप ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब आपको ये पूरा सॉल्व करने की ऐसे जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, वो क्या कह रहा है, अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 10%।
एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 10%। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया भाई, अगर किसी चीज में 10% की उसके प्राइस में कमी आई है, आप सबको डिमांड सप्लाई रूल तो सभी को पता है कि अगर किसी भी चीज में 10% की कमी आई है, किसी चीज की मूल्य में, प्राइस में, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां क्या बोल रहा है कि अगर उसका प्राइस जो है वो 10% से घट गया तो उसकी डिमांड 10% से बढ़ गई। अब वो बोल रहा है द फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। आपको बताना है कि ओवरऑल रेवेन्यू में कितना इफेक्ट आया। आप एक चीज बताओ, आप एक दुकानदार हो और आप एक चीज बेच रहे हो और आपने उसका प्राइस 10% से घटा दिया। तो सपोज करो अगर आप पहले कोई चीज 100 की बेच रहे थे, अब अगर आपने उसके जो प्राइस है वो 10% से घटा दिया तो 90 कर दिया। अब अगर कोई बंदा पहले एक बारी में 2 ही चीज खरीदता था या 4 ही चीज खरीदता था, तो अब वो कितनी चीजें खरीद लेगा? वो सपोज करो वो 10% और खरीदने लगा। पहले कोई बंदा अगर एक बारी में 10 खरीदता था तो अब वो 11 खरीदने लगा। भाई इसको लगा कि सस्ती हो गई, ज्यादा यूज कर सकता हूं। ऐसा होता है ना अक्सर कि महंगी चीजों को आप कम इस्तेमाल करते हैं और सस्ती चीजों को आप थोक के भाव इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही तो होता था हमारे साथ। तो अब आपने क्या करा, आपने देखा कि भाई ये तो चेंज आ गया। तो आप एक बात बताओ, एक दुकानदार हो, आपके कोई चीज है जो 5 रुपए के पैकेट के हिसाब से बिक रही है और कोई बंदा आया वो आपसे 6 पैकेट खरीद के लेके गया, तो आपको रेवेन्यू कितने का जनरेट हुआ? 30 रुपए का। भाई आपको राजस्व मतलब कि आपको कितने रुपए मिले? तो भाई कितना उसका एक का मूल्य था और कितने वो लेकर गया, उसका गुणनफल जो आया आपको 30 रुपए। तो अब यहां पे बेसिकली कुछ वैसे ही नहीं बन गया कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। फिर से ये ऐसा वाला फॉर्मूला बन गया। तो अब आप फिर से क्या करेंगे, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। भाई 10% का पहले 10% घटा है तो 10% घटा के आपने इसको 90 लिख दिया। अब यहां पर 10% बढ़ गया इसका कंजम्पशन, तो 110 हो गई 100 से। रेवेन्यू पहले 100 आ रहा था, अब उसमें क्या प्रभाव पड़ा है? तो यहां से इसको काट देंगे। क्या प्रभाव पड़ा है ध्यान से देखिए, पहले जो चीज 100 थी अब वो 99 हो गई, तो 1% घट गई, डिक्रीज हो गई। तो आपके पास आंसर आ गया ए पार्ट। और अगर इसको XY वाले मेथड से किया जाए तो 10 पहले बढ़ा, फिर 10 माइनस हो गया और फिर माइनस, या ऐसे कर लो 10 इंटू -10 अपॉन में 100, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। और ये -100 अपॉन में 100 है, तो आंसर क्या आ गया? -1%। क्या आंसर आ गया? -1%। क्लियर हुआ? तो अब फिर से आपको समझ में आ गया कि 1% डिक्रीज हो गया। तो भाई डिक्रीज 1% हुआ है, इंक्रीज 1% हुआ है, नो चेंज हुआ है, या इनमें से कुछ नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ है, या अलग अलग ऑप्शंस है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। पहले आपको क्या कहा था? पहले आपसे ये कहा था कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस घट गया, कंजम्पशन बढ़ गई, तो आपको राजस्व, आपको टोटल एक्सपेंडिचर पे चेंज बताना है। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, वो कह रहा है प्राइस ऑफ सॉल्ट, प्राइस जो है वो 20% से बढ़ गया। और उसने क्या बोला कि उसका एक फैमिली है, उसमें क्या हुआ, नमक का प्राइस जो था 20% से बढ़ गया। लेकिन भाई वहां पे जो कमाने वाले हैं, गरीब फैमिली है, तो वहां पे जो कमाने वाले हैं उनकी आय नहीं बढ़ी, तो उन्होंने कहा यार अब थोड़ा कम नमक यूज करो। तो उसकी बीवी ने बोला भाई आप मुझे बता दो कितना कम यूज करूं, मैं उस हिसाब से करूंगी। तो उसने बोला रुको अभी बताता हूं कि इस हिसाब से बताऊं कि मेरे जो एक्सपेंडिचर है, जो मेरे खर्चे हैं, उस पर कोई फर्क ना आए। तो क्या करोगे आप? ध्यान से देखो, आपको क्या पता है कि प्राइस अगर 20% से बढ़ा है तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120। और आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
यही होता है भाई, आपके पास कीमत और खपत का जो गुणनफल होता है वही तो आपका खर्च बनता है। तो भाई आपके पास, आपने क्या बोला, ठीक है, तो प्राइस का तो आपको पता है, आपको अब की बार कंजम्पशन निकालना है कि उसमें कितना चेंज आया है। तो एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, वो कह रहा है अब भी मेरा 100 ही रह जाए। वो जो आदमी है वो ये कह रहा है कि बेशक नमक का प्राइस बढ़ गया है लेकिन मैं चाहता हूं कि अब भी मेरा एक्सपेंडिचर 100 ही रह जाए। तो ये आपका हो गया 100। खपत भाई पहले 100 थी, अब वो कह रहे हैं प्लीज इसे थोड़ा कम करो ताकि मेरी जेब पे ज्यादा भार ना आए, मेरा जो पहले खर्चा हो रहा था वही हो। तो उसकी बीवी ने बोला ठीक है मुझे बताओ कितना खर्चा कम करूं। वो कहता है रुको अभी बताता हूं। उसने यहां पे ले लिया x, अब इसको सॉल्व करो। तो ये 100 इससे कट गया, ये यहां से गया, ये यहां से क्या आया, x की वैल्यू 1000 बटे में 12। थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा ये मैम, बिल्कुल हो जाएगा, 4 से चला जाएगा तो ये 250 बटे में 3 आ गई, 250 बटे में 3 आ गई। अब आप इसमें क्या करोगे, ये आपकी कौन सी वैल्यू आई है भाई, जो घट के आई होगी। सपोज करो अगर मैं कहूं कंजम्पशन में 30% की कमी आई है, तो ये जो x है ये किसके बराबर होगा, इसके हिसाब से 70 के हिसाब से। तो अभी जो है, अभी ये 100 में से घटाया जाएगा, अभी ये 100 में से घटाया जाएगा। तो अब आप क्या, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे 100 में से घटा दो, आपको पता है कमी ही आएगी, आप इसे 100 में से घटा दो। तो ये कितना आ गया, 50 बटे में 3, और अब आपके पास आंसर आ गया 16 बटे 2/3। क्लियर हुआ। ये हमने क्या किया भाई, ये जो x आया अगर ये प्रतिशत से घटता, ध्यान से देखो, जब आपका यहां पर चेंज, यहां पर प्राइस जब आपका घटा था 10% से, तो आपने यहां 90 लिखा था। तो ये 10 कैसे लिखा था 90, ये 100 में से माइनस किया था 10 को, तभी तो यहां 90 आया था। तो अब यहां जो x की वैल्यू आएगी वो 100 में से माइनस करने पर लिखी जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने उसे 100 से माइनस कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 16 2/3। अगर आप इसको x और y वाले मेथड से करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, अब आपके पास y की वैल्यू जो है वो अननोन है, लेकिन आपके पास फाइनल वैल्यू, देखो यहां पे फॉर्मूला लिखा था, आपके पास x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू अननोन है, लेकिन यहां पे आपको ये पता है कि 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। तो आपके पास यहां से क्या वैल्यू आई, ध्यान से देखना, यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 20 से बड़ा है तो +20, y को आप प्लस में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माइनस अपने आप हो जाएगा, कोई ऐसी इश्यू नहीं आएगा। +20y/100, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ये बात क्लियर हुई। तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ती हूं तो ये 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यह यहां क्या बचेगा, y 1/5y इज इक्वल टू -20, यही आएगा। यहां पे सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो ये आ गया आपके पास 6y/5 इज इक्वल टू -20। यहां से जो कट रहा है काट दो, ये आपका आ गया 3, ये आ गया आपका 10 है ये, ठीक है। तो अब आपके पास फिर से क्या आ गया, 50/3 y की वैल्यू, और वो आ रही है माइनस में, तो ये फिर से यही बन गया, और फिर से आपका आंसर आ गया 16 × 2/3, ठीक है। ये आ गया आपका प्रतिशत का दर, जिससे आप, तो उसके पति ने क्या बोला कि प्लीज मेरी भाग्यवान, कृपया करके अब की बार अपने जो सॉल्ट का, जो आपके नमक की खपत है, उसे कृपया करके ज्यादा नहीं, बस 16 × 2/3 के हिसाब से कम कर दो। तो बीवी ने बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, होम मिनिस्टर रहती है ना बीवी। तो ये हो गया क्लियर। चलिए फिर आज चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज इन रेशियो 5:6, और कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज हो गई 8:11 के रेशियो में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना है, किसमें, एक्सपेंडिचर में। देखो ध्यान से, ये पिछले वाला ही बन गया,
परसेंटेज वाला, लेकिन अब की बार यहां पर आपको परसेंटेज न देकर रेशो दी हुई है और पूछा है कि आपको परसेंटेज बतानी है। ऐसे ही कुछ होना है। कैसे करेंगे उसको सॉल्व? देखो यहां पर जब आप 90 बटे में 100 लिखते थे तो क्या आप इसे 9 बटे में 10 नहीं लिख सकते? तो इसका क्या मतलब है? अगर आप इसे 90 बटे में 100 लिखते थे तो ये 9 बटे 10 होता है? मैम बिल्कुल होता है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने इसे उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा कैसे भाई? हमने इसे ऐसे लिखा हुआ है। जो आपका रेशो है वो क्या कह रहा है कि पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 9। चेंज कितना आया है? पहले 10 थी, अब 9 हो गई। तो हम इसे यहां पर भी यही काम करेंगे। देखो ध्यान से, यहां पे रेशो को समझना। उसने बोला कि पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6। आप 5:6 को 5/6 लिखते हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखना। ये सीधा ट्रिक बता रही हूं, ध्यान से समझ लो। जो आप हमेशा क्या करते थे, ओल्ड अपॉन में न्यू, तो यहां पे भी वही करना है। पहले कितनी थी? 5, अब कितने हो गई? 6। कंजम्पशन, आपकी खपत, पहले कितनी थी? 8, अब कितनी हो गई? 11। अब आपको मुझे ये बताना है कि इसमें परसेंटेज चेंज कितने का आया है। तो भाई बताओ, पहले कितने थे? 40, अब कितनी हो गई? 66। तो अब इसमें परसेंटेज चेंज कितने का आया है? भाई पहले कितना था? 40, अब कितनी हो गई? 66। तो परसेंटेज चेंज कितने का आया है? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां पर आपका आया है 26% का। लेकिन 26% नहीं है, 26 यूनिट का, सॉरी, क्योंकि रेशो है। कितने का आया यहां से? 26 का। और किस पे चेंज चेक करते हैं? पुराने वाले पे। आप यहां पर जब परसेंटेज में लिखते थे, यहां 100 लेते थे ना, तो किस पे चेंज करते हैं? 100 पर। तो यानी कि पुराने वाले पे। तो 40 पे आप चेक करेंगे और किससे? 100 से गुणा करेंगे। तो आपने इसको यहां से घटाया, ये कितना आया? 13। ये कितना आया? 2। ये यहां से आया 5। तो आंसर आ गया आपका 65%। यह आपका सीधा था आपके 5 और 6 आपके रेशो से। अगर किसी का मन थोड़ा सा तूफानी करने का करे या उसे ये समझ नहीं आया, तो आप और क्या कर सकते हो? आप एक चीज देखो, 5 से कोई चीज 6 हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? भाई 5 से कोई चीज 6 आ गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हुई 5 पर, ठीक है ना? तो कितना हुआ? 20%। और ऐसे ही 8 से कोई चीज 11 हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 3 पे कोई चीज हुई 8 पर, और कितने पे? 100 पे। तो ये कितना हुआ? ये आपका हो गया 75 बटे में 2%। ये कितना हुआ? 75 बटे में 2%। अब आपको इस प्रतिशत के हिसाब से अपनी वैल्यूज को यहां पे पुट करना है और आप ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका XY वाला फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब आपके पास परसेंटेज होगा, तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें एक चीज आप और कर सकते हो, क्या? यहां पे आपने इसमें से परसेंटेज निकाली, मैं आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकाल कर दिखाऊं तो देखो कैसे। पहले कोई चीज 5 थी, अब 6 हो गई। पहले आपकी खपत 8 थी, अब 11 हो गई। पहले आपका एक्सपेंडिचर 100% था, अब हमें नहीं पता। ये बात क्लियर हुई? भाई एक बात बताओ, यहां पे जब परसेंटेज होता है तो वो कट जाता है ना, तो यहां पे भी रेशो के हिसाब से निकाल रही हूं, 100 के हिसाब से रेशो आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यही होगा। तो यहां पर अब आंसर सॉल्व करो तो ये आया आपका 3, ये आया आपका 3, ये आया आपका 4, और ये 5 और 4 मिलके हो गए 5। तो ये कितने हो गए? 33 और 5। क्या हुआ? 33 और 5। तो ये 33 इंटू 5 आ गई आपके पास x की वैल्यू। तो ये कितनी आई? 1 कैरी करा, 165%। तो यहां से आपके x की वैल्यू आई है, लेकिन x की वैल्यू है ये, फिलहाल आप परसेंटेज चेंज नहीं बता सकते। परसेंटेज चेंज आप कैसे बताएंगे? इसमें से 100 को घटाकर
तो यानी कि कोई चीज 100 थी अब 165 हो गई, कोई चीज 100 थी अब 165 हो गई, तो इसका मतलब 65% की वृद्धि हो गई। ये बात क्लियर हुई? तीनों मेथड क्लियर हुए आप लोगों को? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आपके सारे परसेंटेज चेंज की मैंने आपको एक साथ बता दिया है। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चंस को समझ आया हो और आप लोगों को मेरी मेहनत भी पसंद आई हो। यार आजकल इतना हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह 7 o'clock से ऑन फुट होती हूँ और रात को 12 बजे तक भी मैं काम ही कर रही होती हूँ। मेरे पास इतना काम है करने के लिए। मैं प्राइवेट कोचिंग में भी पढ़ाती हूँ, यहाँ पर भी मेरे को क्लासेस लेनी होती है। इतना थकने के बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी क्लास रोज आए ताकि आपका सिलेबस मिस ना हो। तो यार इतने एफर्ट्स के लिए आप मुझे कम से कम थोड़ा मोटिवेशन तो दे ही सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर, शेयर कर कर, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर कर, अगर आपको सच में कुछ अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यही सब मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। आप अपने दोस्तों के जितने ग्रुप्स हैं सब में उन्हें शेयर कर दीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी और साथ में मुझे मोटिवेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं परसेंटेज के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।